हाँ, मेंटल हेल्थ पे बात करना ही अपने आप में करेजियस स्टेप है तो मेरा क्या होता है ना, पिछले 6 साल की जर्नी, कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। अपने बारे में पता होना कि मैं किस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है और क्या चीज़ मुझे परेशान करती है। बिल्कुल। और मैंने कहीं ना कहीं ये फील किया है अपनी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से। जब आप जज करना बंद कर देंगे तो आप लोनली नहीं रहेंगे। जो मेरे जैसा हो, मेरी तरह सोचे। One thing you should never ignore. Welcome to Rubaru with Megha, where every conversation is designed to educate, empower and elevate. आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उसको हम सब लोग अपनी डेली लाइफ में फील तो बहुत करते हैं, लेकिन इसके बारे में शायद कभी ओपनली चर्चा नहीं करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इस फीलिंग को बहुत अच्छे से फील भी किया है और आज वो हम सबके साथ इस पर ओपनली बात भी करेंगी। It's my privilege to introduce Ms. Ritu Bhardwaj, who is having 20 years of experience in journalism and she has worked with India's top prestigious news channels. और अभी आजकल ऋतु जिंदगी विद ऋचा का एक अहम हिस्सा है जो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। ऋतु के बारे में अहम बात यह है कि वो अपनी लाइफ में ना मेंटल हेल्थ को बहुत प्राथमिकता देती हैं। फिर चाहे घर संभालना हो या 2 बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, ऋतु का ऐसा मानना है कि मेंटल हेल्थ मैटर्स फॉर ऑल ऑफ अस। लेट्स स्टार्ट द अनफिल्टर्ड टॉक्स विद ऋतु। वेलकम ऋतु। थैंक यू मेघा, सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए जहाँ मैं मेंटल हेल्थ पर बात कर सकूँ। हाँ, मेंटल हेल्थ पे बात करना ही अपने आप में एक बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत करेजियस स्टेप है, क्योंकि अभी भी वो टैबू बना हुआ है कि सबको इससे परेशानी तो फील होती है लेकिन बात नहीं करते हैं। तो आज हम इसी मिथ को, इसी टैबू को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट स्टेप मेंटल हेल्थ का यही है कि जब हम खुद से सामने आकर जो हमने एक्सपीरियंस किया है उसको शेयर करें और अपनी लर्निंग जिस तरह से हम उससे बाहर आए वो लोगों को बताएं, जिससे कि और लोग भी इंस्पायर हों और उनको पता चले कि ये फीलिंग अगर आप फील कर रहे हैं तो आप सामने वाले को समझाकर इसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। तो मेघा, जब मैं इस खराब दौर में गई, मानसिक सेहत के, मेंटल हेल्थ के उस खराब फेज में थी, तो मुझे सबसे बड़ा इशू यही आया कि मेरे आसपास जो लोग मेरी हर बात को समझते थे वही नहीं समझ रहे थे। तो जब कोई नहीं समझ रहा था और मैं जब इससे बाहर आई तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सबसे पहले उसी पर बात करूं, वही काम करूं कि मैं खुलकर इसके बारे में बात करूं ताकि मेरे आसपास के लोग इसको समझ पाएं। हाँ, वो जो एक अंदर की घुटन होती है ना उस टाइम पर, और उस घुटन में कोई शब्द नहीं होते हैं, तो बहुत बार आपके आसपास के लोग आपसे पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ है, क्या चाहिए, कैसा फील हो रहा है, बट वहाँ पर कोई वोकैबुलरी नहीं होती है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द इमोशंस सेंसिटिविटी। तो आपको इमोशनली अवेलेबल रहना होता है अपने आसपास के लोगों के लिए। कितनी बार हमारे इमीडिएट लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें सब कुछ तो प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा घर है, सब फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी लाइफ है, फिर तुम क्यों परेशान हो, सब कुछ तो दिया है भगवान ने। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको ज़रूरत सिर्फ एक पानी के गिलास की है ना, तो पूरा 7 कोर्स मील अगर रखा होगा तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। उस समय सिर्फ आपको वो एक पानी का गिलास ही चाहिए। बिल्कुल। तो मेघा, क्या होता है ना, पिछले 6 साल की जर्नी, मुझे लगभग 6 साल हो गए हैं जब मैं उस दौर में गई और उससे बाहर आई हूँ। 6 साल में मैंने एक चीज़ देखी, हमारे लिए जितने भी इमोशंस हैं, फिर वो चाहे रोना हो, हंसना हो, गुस्सा आना है, उदास होना है, जिस भी तरह के इमोशंस हैं वो सब वैलिडेट होने चाहिए। पर जबकि हमने बहुत सारे इमोशंस को तो बिल्कुल वो किया हुआ है, आपको हमेशा सबके सामने हंसते हुए रहना है। कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं तो आपको यही बताना है कि मैं ठीक हूँ, चाहे आप नहीं हो। तो हमने हमेशा हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई, हमारे आसपास हमने ऐसी ही बातें सुनी हैं। लेकिन 6 साल की जर्नी में मैंने सीखा, और मैं अपने घर में या अपने बच्चों के साथ यही बात करती हूँ कि हर इमोशन वैलिडेट है। जब तक हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तब तक हम मेंटल हेल्थ के बारे में समझ नहीं पाएंगे। रोना आ रहा है तो खुल के रोइए, हंसना आ रहा है तो मत सोचिए आप कहाँ हैं, दिल खोल के हंसिए। और अगर आप उस समय उदास हैं, आपका अकेले रहने का मन है, तो आप उस एकांत को भी उसी तरह से महसूस करिए जैसे आप करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस समय आपका मन है कि आप अकेले रहें और आप फिर भी मजबूरी में सबके साथ बैठे हैं। तो हर इमोशन को अपनी लाइफ में एक वैलिडेशन दीजिए ज़रूर। हाँ, और इससे क्या होता है ना कि हम सामने वालों के साथ अपनी ऑथेंटिसिटी भी प्रेजेंट कर पा रहे होते हैं। तो किसी के साथ झूठा हंसना या बोलना सिर्फ उनका मन रखने के लिए, मेरे को तो कई बार ऐसा भी फील होता है कि हाँ, यहाँ पर मैं उस इंसान के साथ ऑनेस्टली पेश नहीं आ रही हूँ। तो अगर कभी मैं लो हूँ या मैं उस एनर्जी के अंदर नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं उनको उस चीज़ के बारे में बताऊँ और थोड़ा सा स्पेस ले लूँ। बट जब मैं दोबारा उनसे कनेक्ट हूँ तो मैं ओरिजिनली ऑथेंटिकली जैसी हूँ उनसे उसी अच्छी एनर्जी में मैं कनेक्ट कर पाऊँ।
और मैंने कुछ अपने जैसे हम सेशंस में बहुत सारे क्लाइंट से मिलते हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए जिनके कुछ आंसर्स भी मैंने कलेक्ट करे हैं। तो हम उन क्वेश्चंस और आंसर्स के ऊपर एक छोटे सा चर्चा करते हैं कि हम वो कितना रिलेट कर पाते हैं या हमारे आंसर्स कितने अलग हैं। बिकॉज इसके लिए कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर फीलिंग एंड हाउ यू सी दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर लाइफ। तो मेरे लिए तो एक सेशन है, एक साइकोलॉजिस्ट सामने है, उससे सवाल कर रही है, हो मैं आंसर सकता है, दूंगी। तो हो सकता है साथ साथ मेरी काउंसलिंग हो जाए। देखते हैं अभी कैसा रहता है। तो जब मैं कितनी बार पूछती हूँ लोगों से कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मेंटल हेल्थ में, अपने बारे में पता होना कि मैं किस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है और क्या चीज़ मुझे परेशान करती है। बिल्कुल। तो मुझे बहुत लोगों ने बताया, जैसे मेरा खुद का ऐसा मानना है अपने को लेकर, अगर मैं अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करती हूँ तो क्लैरिटी। तो शायद मिलता जुलता आंसर। हाँ, बिल्कुल मिलता जुलता आंसर है, क्योंकि हम लोगों की वेवलेंथ बहुत मैच होती है। और कुछ लोगों ने इसका आंसर दिया था मुझे बैलेंस। मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है लाइफ में बैलेंस आपको ना हमेशा स्ट्रेस देता है। तो आपकी जहाँ पर जैसे भी ज़रूरत हो आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली बैलेंस बनाने का ही तो स्ट्रेस है, हाँ, जो हम इतना बिल्कुल परेशान है इस समय। तो वो बैलेंस मुझे लगता है कि उसको अवॉइड करना चाहिए और क्लैरिटी के साथ रहिए कि आपको कब क्या कैसे करना है। तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर बिगेस्ट एनिमी फॉर सेल्फ केयर। सेल्फ केयर, हाँ, हमेशा अच्छा दिखना। मैं अक्सर घर में होती हूँ तो किसी भी तरह से रह सकती हूँ, लेकिन कई बार होता है कि लोग चाहते हैं कि आप हमेशा उसी तरह से रहें, तो मैं जैसा है वैसे रहना पसंद करती हूँ। यही मेरी सेल्फ केयर है। हर समय मुझे एक प्रेजेंटेबल दिखना है या मुझे बहुत अच्छे अटायर में या बिल्कुल उस तरह से रेडी होके रहना, मुझे लगता है ये मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देता है। बिल्कुल। तो मेरी सेल्फ केयर का पहला फंडा है, जब मैं अपने स्पेस में अपनी कंफर्टेबल जोन में है, बिल्कुल, तो मैं वैसे ही रहूं जैसे मैं रहना चाहती हूँ। हाँ, शायद क्योंकि वहीं से ना हमें फिर एंग्जाइटी फील होती है कि जो आप नहीं हैं और आपको वो प्रेजेंट करना है, बिल्कुल, तभी आप एंग्शियस होते हैं ना। अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो यू आर फ्री, राइट। एंड व्हाट्स योर फर्स्ट स्टेप टू मैनेजिंग योर स्ट्रेस? माई स्ट्रेस, यस। म्यूजिक सुनना। बहुत सिमिलर है। मैं भी या अपने फिर दूसरे लोगों से बात करना। हाँ, जब दूसरों से बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि अच्छा मैं किस चीज़ से परेशान थी। आप उनकी कहानी में खो जाते हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरे लिए होता है कि जब मैं अपना कोई काउंसलिंग सेशन किसी क्लाइंट के साथ होती हूँ, अगर मैं उस समय लो एनर्जी में हूँ और मैं उनको अपलिफ्ट कर पा रही हूँ तो बाय डिफॉल्ट मैं खुद अपलिफ्ट हो जाती हूँ। बिल्कुल, एनर्जी एक्सचेंज। बिल्कुल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ की टू बेटर स्लीप? बेटर स्लीप, दिन में कुछ ऐसा करिए जो आपको सेटिस्फेक्शन दे, खुशी दे। कोई भी काम ऐसा जो जिसको आपको लगे अरे वाह आज मैंने किया, और रात को बस उसको सोचते हुए सो जाइए। हाँ, मेंटल पीस। कुछ लोगों ने बोला यहाँ पर कि रूटीन, बट मुझे लगता है रूटीन से इम्पोर्टेंट मेंटल पीस है, क्योंकि रूटीन तो कितनी बार हम देखते हैं एक मजदूर का भी नहीं होता है, बट वो भी बहुत चैन की नींद सोता है। मुझे लगता है रूटीन भी होता होगा, मैं अभी तक उसको हाँ, बट हमने कहा है कि मतलब अचीव करने की कोशिशों में हूँ, तो मैं अभी नहीं कह सकती कि उससे कितनी बेटर स्लीप आएगी। लेकिन कुछ अच्छा करते हैं तो फिर अच्छा रहता है मूड ना। एंड अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एंजाइटी? अपोजिट ऑफ एंजाइटी, जब आपको हड़बड़ी नहीं है। हम आज बैंग ऑन पूरी तरह से बस इस हर समय हमें कुछ करना है, हर मोमेंट हमारे दिमाग में एक काम या एक टास्क घूमता रहता है, ये करना है ये करना है। जब वो नहीं है, आप बिल्कुल उस मोड में है कि कोई काम आपके दिमाग में नहीं है, जिसको हम कहते हैं ना बिना काम के बैठे हैं, वो मेरे लिए डूइंग नथिंग। अदरवाइज तो हम मेट्रोज में या शहरों के लाइफ में हर समय एंजाइटी में ही है। हाँ, और मैंने कहीं ना कहीं ये फील किया है अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जब मैं ऑर्गेनाइज रहती हूँ तो मैं एंग्शियस नहीं होती हूँ, है ना। और क्या होता है, परफेक्शन एक मिथ है। हम सोचें कि हम सब कुछ कर कर दिन में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, हर चीज़ के लिए मैं परफेक्ट हूँ, तो वो नहीं है। परफेक्शन कभी नहीं होता है। तो इट्स अबाउट एग्जीक्यूशन, जितना आप काम कर पा रहे हैं, और उसके लिए आप ऑर्गेनाइज रहेंगे तो आप एंग्शियस फील नहीं करेंगे। एंड बेस्ट क्योर फॉर लोनलीनेस, लोगों से बात करिए, मत सोचिए किसके साथ आपकी क्या वेवलेंथ मैच होती है, उसके साथ अच्छा लग रहा है तभी। जब आप सबको इक्वल समझेंगे ना, इक्वल समझने का मतलब ये है कि हम किसी को भी सही गलत नहीं समझ रहे। जब आप जज करना बंद कर देंगे तो आप लोनली नहीं रहेंगे, क्योंकि हम हमेशा ऐसा बंदा ढूंढते रहते हैं पर्सन के जिसके साथ जो मेरे जैसा हो, मेरी तरह सोचे, मेरी तरह खाए, जो मुझे पसंद है वो पसंद करे। हम उन्हीं की कंपनी में रहना चाहते हैं, तो हम जनरली लोनली होते चले जाते हैं, क्योंकि इस तरह के नहीं मिलते हैं लोग। हाँ, और मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा कि वही जो आपने बोला कि हाँ, कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए और उसके लिए कम्युनिकेट करना आना चाहिए कि हमें किसके साथ कैसे बात करनी है। दूसरा, कई बार हम
अकेले होके भी ना अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि मेरा वेंचर का नाम है नो यू मोर, तो ये वही स्टेज है कि जहाँ आप खुद को जान पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप दूसरों को इंस्पायर भी करते हैं, और ये लोनलीनेस वाली फीलिंग फिर वहाँ पे नहीं आती है, बिकॉज अब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, अपने इमोशंस आपको पता है, आपको पता है कि वो कहाँ से ट्रिगर हो रहे हैं, उन्हें रेगुलेट कैसे करना है, तो फिर शायद वो फीलिंग नहीं आएगी। एक्चुअली हम जनरली ये सोचते रहते हैं, आप देखिए कभी कभी जब हमें हमारे जैसे या हमारा सर्कल छोटा होता जाता है, हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि लोग बदल गए हैं, है ना, मुझे ऐसे लोग ही नहीं मिलते जिनके साथ मेरी वेवलेंथ मैच हो। बट एक्चुअली ना हम बदल रहे हैं, अब हम नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं कर रहे होते, तो भी ये लोनलीनेस आती है। वही मैं कह रही हूँ ना, जब हम अपनी डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, हम जज कर बहुत ज्यादा करते हैं लोगों को, और ये सबके साथ हो रहा है, और वही प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ में। बिल्कुल। अच्छा, एंड व्हाट इज योर क्विक वे टू बूस्ट योर मूड? मन में आ रहा है तो डांस कर लो, म्यूजिक सुन लो, बच्चों के साथ मस्ती कर लो, कुछ भी जो दिल में आ रहा है उस समय कर लो। हाँ, मतलब अपने को रोको मत, लिमिट मत करो, जो अच्छा लग रहा है वो करो। हाँ, जैसे मेरे को अच्छा लगता है किसी के लिए कुछ अच्छा कर तो वहाँ से मेरा मूड एकदम से अपलिफ्ट हो जाता है। मेरे लिए वो किसी के लिए अच्छा करना पहली शुरुआत में अपने से करती हूँ। हाँ, that is very important, because जब आपका कप फेल है तभी आप पोर कर पाते हैं अच्छे से। एंड फाउंडेशन ऑफ अ हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। अपना ख्याल रखेंगे अपनी बॉडी का, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप ये खुल के बोल पाएंगे, आप कैसे रहना चाहते हैं, क्या खा रहे हैं, कुछ भी। जब अपनी बॉडी का ख्याल रखने लगेंगे, वो आपके माइंड का ख्याल रखेंगे, और माइंड का रखेंगे तो बॉडी। तो पता है, आपकी इस लाइन से मुझे क्या याद आ गया कि मैंने जब अपनी साइकोलॉजी की बुक में एक चैप्टर पढ़ा था, आई थिंक वो फर्स्ट चैप्टर था क्लास 11th का, तो उसमें यही लाइन थी कि मतलब जो साइकोलॉजी है, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल हेल्थ एंड योर बॉडी। फिजिकली यू हैव टू बी फिट एंड देन यू विल बी मेंटली, तो ये दोनों चीज़ें इंटर कनेक्टेड हैं। तो आपने भी बिल्कुल वही जवाब दिया, तो मुझे वो अपनी लाइन याद आ गई उस बुक की। मैं व्यूअर्स से एक बात कहना चाहूँगी, हमारी बॉडी इस समय हम सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट अपनी हेल्थ को ही करते हैं। हालांकि हर तरफ हेल्थ को लेकर इतनी रील्स आ रही हैं, इतना कंटेंट आ रहा है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा इग्नोर अपनी हेल्थ को ही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसी अपने लाइफस्टाइल में ले आए हैं। तो आपकी हेल्थ जब खराब होती है ना, आपकी बॉडी का पेन, हम कहते हैं मदर बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है, तो मदर अपने बच्चे की बॉडी का सुख या दुख भी नहीं बांट सकती। तो आप सोच के देखिए, अगर आपकी बॉडी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो पेन सिर्फ आपका है। सो बेटर है कि आप अपनी बॉडी, अपने माइंड का ख्याल रखिए, क्योंकि वो पेन जब एक माँ नहीं बांट सकती तो कोई और नहीं बांट सकता। सच में, जब हम बात करते हैं ना कि फाउंडेशन हेल्दी माइंड की, तो इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है ओपन माइंडनेस। मतलब हम अजम्पशंस लगाते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो आप जब खुला दिमाग रखते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर एक खुली अप्रोच रखते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस बेहतर होते हैं, आपके पास एक्सप्लोर करने का स्पेस होता है, तो वहाँ से आपके दिमाग के अंदर ना कुछ माइंड गेम्स नहीं चल रहे होते हैं। तो किसी भी कंसेप्ट को लेकर अगर आपका खुला दिमाग है, तो आप वहाँ पर अपने को बहुत लाइट एंड रिलैक्स फील करेंगे, है ना। एंड वन थिंग यू शुड नेवर इग्नोर, आई मीन इन ऑर्डर टू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ। मैं जो सीख रही हूँ अभी, इग्नोर का तो मैं नहीं कहूँगी, ये जो मैं नहीं करना चाहती हूँ, अगर कोई चीज़ करने का मन नहीं है, ना कहना सीखिए। ना कहना सीखिए, ये सबसे मुझे लगता है शायद मेरी मेंटल हेल्थ फेज जब मैं उसमें थी, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा। आज भी मैं बहुत चीज़ों में ना नहीं कह पाती हूँ, बट पहले ये सीखना पड़ेगा। तो इग्नोर मत करिए, अगर कोई काम या कोई चीज़ आपसे ऐसी करवाई जा रही है, कही जा रही है, जो आप नहीं करना चाहते हैं, मना कर दीजिए। ये चीज़ पता है, मैंने इस पर एक रील भी बनाया था कि जब हम सामने वाले को ना बोलते हैं ना, तो हम मतलब झूठा यस बोलते हैं, हमारा झूठा यस होता है, तो हम एक साथ दो लोगों को चीट कर रहे हैं, खुद को भी और उस इंसान को भी जो हमसे बात कर रहा है। फिर उस झूठे यस को निभाने के लिए हम 100 झूठ और बोलेंगे, फिर उसको हम कवर अप करेंगे। तो उससे बहुत अच्छा है कि आप पहली बार में जो आपकी जैसी भी स्थिति है उसको क्लियरली बता दीजिए। तो यहाँ से हम अपने को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और सामने वाले को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बट ये बात शायद हमें बाद में समझ में आती है कि जब हम उस पूरे उसके अंदर स्टक हो जाते हैं कि अभी अब क्या होगा नेक्स्ट। तो बहुत अच्छा है कि हम पहले ही एक ऑनेस्टी की राह पकड़ें और उस पर चलें। देखिए मेघा, आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, आप एक्सपर्ट हैं, बट मैं मेंटल हेल्थ सर्वाइवर रही हूँ। तो मैंने यही चीज़ समझी है कि अगर आप मेंटल हेल्थ के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, समझना, तो शुरुआत अपने आप से करनी होगी। तो अभी मैं वो सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहती हूँ जिससे मेरी मेंटल हेल्थ को मैं रिस्पेक्ट कर पाऊँ, तभी मैं शायद दूसरे की कर पाऊंगी। जब मैं ना कहना सीखूंगी तो मैं दूसरे की ना को रिस्पेक्ट कर पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज मुझे भी लगेगा कि जब मैं किसी को ना नहीं कह पाती तो कोई और मुझे कैसे कह सकता है। तो यही ये पूरा एक विशियस सर्कल है। और हमने मेंटल हेल्थ में अगर इसमें हम चाहते हैं कि ये टैबूज खत्म हो, बहुत ओपनली बात हो,
तो ये करना पड़ेगा। शुरुआत अपने आप से करिए और फिर बिल्कुल। अपने आसपास के 4 लोगों की मेंटल हेल्थ की केयर कीजिए, जो घर से ही होगी, हाँ, और अपने आप सोसाइटी बेटर होगी। तो वही ना, सेंसिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। कितनी बार लोग सेशंस में आके बोलते हैं कि मैम मैं ना बहुत इमोशनल हूँ, तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि आप इमोशनल हैं तो इट्स अ गुड साइन, राइट? तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपको अपने इमोशंस को कैसे यूज़ करना है, कि या हम उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं या अपनी वीकनेस बनाएं। और सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, आपकी सराउंडिंग्स के लिए। मतलब हम तो इंसान हैं, तो इंसान में और आई थिंक जानवर में शायद एक यही डिफरेंस है बहुत बड़ा, इमोशंस और फीलिंग्स का। तो अगर हम इमोशनल हैं तो वो हमारी स्ट्रेंथ है, हमें उसको पॉजिटिवली ही लेना चाहिए। मैंने जब कल आपसे पॉडकास्टिंग का टाइम कंफर्म हुआ तो मेरा मन था कि मैं कभी कभी कुछ लिख लेती हूँ, बहुत अच्छा तो शायद नहीं कह सकती अभी, लेकिन कुछ लिखती हूँ और शायद वो दिल से आता है। तो मैं अभी आपको वो 4 लाइन जो लिखी थी वो एक बार सुनाना चाहूँगी, शायद हमारी ऑडियंस भी रिलेट कर पाए उस चीज़ से। कभी कभी किसी का मन समझना आसान नहीं होता, कभी कभी किसी का मन समझना आसान नहीं होता। हमारे अंदर जो है वो शब्दों से बयां नहीं होता। दिल के अंदर की घुटन कभी बाहर नहीं आ पाती, दिल के अंदर की घुटन कभी बाहर नहीं आ पाती, और हमारी ये चुप्पी कई लोगों को समझ नहीं आ पाती। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अपनी मेंटल हेल्थ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स रहती होंगी। बिल्कुल, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो इंसान उस दौर में होता है वो चुप रहते हुए भी चीख चीख के बोल रहा होता है सेव मी। हाँ, बस वही समझना है, वही सुनना है। जो आप चुप्पी की बात कर रही हैं, बिल्कुल चुप होता है, जो जितना चुप होता जाए समझ लीजिए वो आपसे हेल्प मांग रहा है। अच्छा, कितनी बार आपने लोगों को ये भी कहते सुना है कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं और कभी वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाएं, हंस बोल रहे हैं, सब कुछ है, और उसके आसपास के लोग कितनी बार उसको ऐसा कमेंट पास करते हैं, यार तू तो कह रही थी कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तुझे देख के लग रहा है कि तू डिप्रेशन में है। तो क्या डिप्रेशन का मतलब एज अ लेमैन लोग ये भी समझते हैं क्या, मतलब आपको हर समय अच्छे से ड्रेसअप नहीं होना है, हंसना नहीं है, बोलना नहीं है? क्या ऐसा भी फील किया है आपने बहुत अपने बार आसपास? किया। देखिए, जब मैं इस फेज में गई तो ये वो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी का दौर था। शायद मैं वापस अपने करियर में आ रही थी। उससे पहले मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी जब मेरी हुई तब मैं उससे पहले सत्यमेव जयते कर रही थी, जो आमिर खान का शो था जी। तो बहुत हैपनिंग लाइफ थी, रोज़ नए लोगों से मिलना, पूरे इंडिया में ट्रैवल करना और बहुत इंटरेस्टिंग, हर दिन लोगों से मिलना, बात होना। तो वो उस दौरान जब मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ब्रेक लिया, वो शो ख़त्म हुआ, तो वो क्योंकि मेरी विल से था हाँ। तो सब अच्छा था। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी मेरी बिल्कुल प्लान नहीं थी और मैं सेकंड चाइल्ड चाहती भी नहीं थी और मैं वापस करियर अपना शुरू करना चाहती थी, लेकिन हो गया तो हो गया। तो शायद मेरा सबकॉन्शियस रेडी नहीं था और मैं धीरे धीरे उस जोन में जाती गई, जो मुझे लगता है इंडिया में बहुत सी औरतें उसमें जाती होंगी, अब मैं फील कर पाती हूँ। क्योंकि जब आपको जो जिम्मेदारी आप नहीं चाह रही हैं या आपको लेनी है, या वो जो हम बात कर रहे थे अभी, आप वर्क लाइफ बैलेंस की, उस सब के बीच में जूझती हुई वो भी उस जोन में जाती होंगी। और कुछ को प्रेगनेंसी के बाद होता है, डिलीवरी के बाद, जिसको हम पोस्टपार्टम कहते हैं, मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी था। लेकिन जो भी था बहुत अजीब था। तो मैं आपको वही बता रही हूँ, कभी मैं शायद सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। कभी कभी आपको लगता है कि कोई नहीं समझ रहा है, कभी आपको सब बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, है ना। वही हस्बैंड जो आज सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, उस समय आपको लगेगा मैं कहाँ फंस गई हूँ, मतलब अजीब, मैंने किससे शादी कर ली। और वो ये सोच रहे हैं कि जो लड़की अभी तक सब ठीक था उसको क्या हो गया है ना। और यही हम जनरली सुनते हैं ना, एक डायलॉग होता है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे कुछ हो रहा है तो सबसे पहले तो यार तुम अकेली थोड़ी माँ बन रही हो। तो वो मैंने भी सुने हैं। तो अब मैं समझ पाती हूँ कि उनकी भी गलती नहीं थी, उन्होंने भी ऐसा कुछ ना कभी देखा था ना कभी समझा था। तो उनके लिए मेरे में आई वो बदलाव अचानक से आना, वो भी उससे कोप अप ही कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो भी उसी एंजाइटी में जी रहे थे कि अचानक से घर का पूरा माहौल बदल गया है। और मैं ये सोचती थी ये समझते ही नहीं है। और उस दौरान पे आप ये जो आप बात कर रही हैं कि जनरली लोगों का एक जजमेंट का तरीका होता है कि तुम ये कैसे रहती हो, या बड़ी बन ठन के रहते हो, है ना। या आपको वो कह देंगे कि हम जनरली बोल देते हैं वो तो रोती ही रहती है, उसकी तो आदत है। हाँ। तो मेरी आदत है हमेशा मैं बहुत क्वेश्चन करती हूँ, जब तक मुझे उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल जाएगा ना, मैं पूछती रहूंगी, मैं तब तक एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। तो शायद उस समय पे भी वो रहा होगा, तो वो लगता है कि मतलब प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो तो अपनी प्रोसेस से चलेगी, पर मैं उससे रिलेटेड बहुत सवाल कर रही हूँ। तो डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आते थे। तो जब एक टाइम आया, मुझे हमेशा ही लगा, डिलीवरी के बाद मैंने सबसे पहले जब समझा कि मेरे साथ कुछ ऐसा, तो मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात की कि आपको तो पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो चाहे
डिलीवरी के बाद हो, पोस्टमार्टम हो, चाहे ड्यूरिंग हो, क्या आप कभी किसी भी लड़की, जब आप उसको ये कहते हो कि कॉन्ग्रेचुलेशन अब आप मदर बनने वाली हैं, या उस फैमिली को आप ये गुड न्यूज देते हो, क्या आप 5 मिनट उन्हें ये नहीं बता सकते कि ये भी हो सकता है कि इस दौरान कुछ ऐसे चेंजेस आए, ऐसे हार्मोनल चेंजेस आए, या ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए कि वो इस फेज में जा सकती है? क्या आप कभी उनको पोस्टमार्टम के बारे में बताती हैं? हाँ। बताया जाना चाहिए। अगर आपने मुझे या मेरी फैमिली को बताया होता तो शायद जो मैंने सफर किया या जो उन्होंने सफर किया वो रोका जा सकता था। एटलीस्ट वो कुछ साइंस देखते ही आपके पास ही आ जाते। हाँ। कि उससे ऐसा फील हो रहा है, तो शायद आप कहीं और सजेस्ट कर पाती। तो मैंने उसके बाद सबसे पहले बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट से बात की। और उसमें आप देखो ऋतु, सबसे इंपॉर्टेंट हम उस टाइम पे बोलते हैं कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर इमोशंस एंड फॉर अ मेंटल हेल्थ। तो क्या हमारे को जब वहाँ पर सब मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब करे जा रहे हैं, आपको रेस्ट करने के लिए बता रहे हैं, आप अच्छी डाइट लीजिए बता रहे हैं, तो कोई ये नहीं कहता कि आपको शायद एक काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। और वो सिर्फ उस लेडी के लिए नहीं है, वो फैमिली मेम्बर्स के लिए भी है। उनको भी समझना है कि वो अब किस दौर से गुजरेगी और उसको कैसे लेकर चलना है। और उस लेडी के लिए इसलिए ज़रूरी है काउंसलिंग क्योंकि उसके लिए तो वो पहला एक्सपीरियंस है, और अगर दूसरा भी हो तो भी डिफरेंट होता है। तो कहीं ना कहीं जब एक लेडी माँ बनती है और गायनेक के पास जाती है, तो हाँ, एक बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस है कि वहाँ पर काउंसलिंग सेशंस अवेलेबल हों, जो कि ओवरऑल फैमिली के लिए बहुत अच्छे हैं, उस आने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज हम कहते हैं ना कि अगर माँ खुश रहेगी तो बच्चा बहुत हेल्दी होएगा। तो माँ खुश कब रहेगी? जब उसकी मेंटल हेल्थ सही होगी, है ना। तो वैसे भी कहते हैं कि हैप्पी मदर्स आर द इंजन ऑफ हैप्पी फैमिलीज। तो शुरुआत शायद यहीं से करनी चाहिए कि काउंसलर्स अवेलेबल हों गायनेक के पास। देखिए, एक हम बोलते हैं ना, टू रेज अ चाइल्ड वी नीड अ विलेज। तो एक्चुअली एक मदर को भी उसी गांव की जरूरत है, उसी पूरे विलेज, उसी पूरी सोसाइटी की जरूरत है। पर हम सिर्फ बच्चे के लिए मान के चलते हैं। हाँ। है ना। एंड इनफैक्ट मैं मानती हूँ सिर्फ पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक मदर को नहीं होता है, फादर भी पोस्टमार्टम में जाता है। इनफैक्ट एक एक्सटेंट तक वो पूरी फैमिली जाती है, क्योंकि जब एक बच्चा घर में आता है तो पूरी फैमिली का रूटीन चेंज होता है। हाँ। सबके स्लीप साइकिल पे असर आता है, सबके लिए काम बढ़ जाता है, सबके रिलेशनशिप में एक और बच्चा आने के कारण बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो एक्चुअली सब उस डिप्रेशन में जाते हैं। बट अभी हम सिर्फ वहीं तक आए हैं कि हम मदर्स के पोस्टमार्टम की एटलीस्ट चलिए उतनी बात करने लगे। हाँ। और कुछ एक्सटेंट तक फादर के भी पोस्टमार्टम का हम कहीं कहीं आर्टिकल तो पढ़ ही लेते हैं। हाँ, पर मैं अभी आजकल देखती हूँ अपने सेशंस में, वर्कशॉप्स में, कि फादर्स बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पेरेंटिंग वर्कशॉप के अंदर, और वो बहुत कॉन्शियस एफर्ट्स कर रहे होते हैं। तो यहाँ से, क्योंकि पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट टीम वर्क, तो अगर माँ बाप दोनों एक ही पेज पर हैं तो बच्चे की मेंटल, इमोशनल, फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पर यहाँ पे एक फैक्टर और मेरा शायद मतलब मैं आप क्योंकि साइकोलॉजिस्ट है इसलिए पूछना चाहूँगी, मैं एक चीज़ और नोटिस कर रही हूँ, कपल्स में बहुत सारे इश्यूज किसलिए भी हो रहे हैं, हम पेरेंटिंग को भी एक तरह का प्रेशर बना रहे हैं। हाँ। सो कभी कभी ऐसी वर्कशॉप्स में हो सकता है वो फादर वाइफ के प्रेशर में आ रहे हैं। अगर आप ऐसा कभी आपने नोटिस किया, क्योंकि मैं जनरली देख रही हूँ कपल में ये इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे को, मतलब हम चाह रहे हैं हम सोसाइटी के सामने दिखाएं कि हम बहुत वेल अवेयर पेरेंट हैं, पर मैं पेरेंटिंग को हवा बना के आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। और इसी बात पर एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि पेरेंट्स होने से पहले कपल्स को ये समझना है कि हम एक कपल हैं, वी आर मैरिड टू ईच अदर, उसके बाद हम पेरेंट बने हैं। तो अगर आप अपना वो वाला रोल बहुत अच्छे से निभा पा रहे हैं और उसके अंदर एक स्मूथनेस और ईज है, तो फिर पेरेंटिंग बहुत ईजी हो जाती है। जब आपका डिस्कम्फर्ट कंफर्ट लेवल वहाँ पे नहीं बन रहा है तो ही आपको पेरेंटिंग वो एक चैलेंजिंग फेस लगता है। और उसके बाद क्या होता है कि आपको लगता है कि सोसाइटिकल प्रेशर इतना है कि मुझे बेस्ट पेरेंट बनना है, तो वो प्रेशर से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। बेस्ट पेरेंट कुछ नहीं होता है, ये मिथ होता है ना। पेरेंटिंग के कोई रूल है, आपका बच्चा अलग है, आप अलग है, आपका लाइफस्टाइल अलग है, आपके कंसेप्ट अलग है। तो हर पेरेंट अपने बच्चे को सिर्फ अपना बेस्ट दे सकता है, उसके लिए एफर्ट्स करे जा सकते हैं। और बहुत कुछ इन चीज़ों के अंदर अगर हम इसको प्रेशर और वो लेकर चलेंगे ना तो कुछ अचीव नहीं होगा फ्रस्ट्रेशन के अलावा। तो इसको बिल्कुल ऑटोमेटेड प्रोसेस रखिए कि जैसा जो चीज़ सही आपके लिए है, और सही गलत कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट दी परसेप्शन। तो जो चीज़ें आपको ठीक लग रही हैं वही आप अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करेंगे। और कुछ चीज़ों के अंदर जहाँ आपको लगता है कि हाँ ट्रेंड चेंज हो रहा है, कुछ नए कंसेप्ट्स हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ सीखने की ज़रूरत है, तो पेरेंटिंग सीखिए। बट उसके बाद एंड ऑफ द डे आपको ही डिसाइड करना है कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है। मैं भी रिसेंटली एक इंसिडेंट बताऊंगी। मैं एक मदर से मिली, मैं उनसे पहली बार मिली, लेकिन उनको और उनके घर में जाने के जब मैंने उस बच्चे को देखा है, बहुत प्यारा बच्चा है और हर चीज़ वो इतने मैनेज तरीके से कर रहा था, लेकिन मदर एक गिल्ट में, मदर
पेरेंटिंग की सक्सेस को काउंट करती है कि बच्चा कितनी क्लासेस में जा रहा है। और वो बार बार उनका ये कहना था कि प्लीज़ मुझे कुछ क्लासेस बता देना। यहाँ मेरे आसपास तो मैं मदर्स को देख रही हूँ, वो पता नहीं कितना अवेयर है, उनको तो कितना कुछ पता है, हाँ। उनके बच्चे कितनी क्लासेस में जा रहे हैं। तो मुझे देख के ही लग रहा था, मैं जब तक उनके घर में थी मैं उस बच्चे को देख कर ही सोच रही थी कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने अपनी जॉब की है एज अ मदर। मेरे लिए वो बिल्कुल परफेक्ट वो था कि अरे बहुत अच्छे से उन्होंने अपने बच्चे को बड़ा किया है, पर वो गिल्ट में है। तो यही है, हम लोग बच्चा कितनी क्लासेस में जा रहा है ना, हम वहां पर कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। और यकीन मानो ऋतु, मतलब कोई क्लासेस आपके बच्चे को कॉन्फिडेंट नहीं बना सकती। जैसा आप अपने बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर वहीं से आ रहा है। और अगर आप अपने बच्चे के लर्निंग कर्व में शामिल होते हैं तो आपकी मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपका बच्चा नहीं सीख सकता, और सब कुछ सिखाने की शायद ज़रूरत भी नहीं है। तो जो चीज़ें आपका बच्चा एंजॉय कर रहा है, उसको अंदर से अच्छी लग रही है, उनको पॉलिश कीजिए, फिर देखिए आपका बच्चा कितना कमाल कर सकता है। बिल्कुल। ऋतु, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो आपका एक ऐप लॉन्च हो रहा है मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो हम चाहेंगे कि ऑडियंस एक बार इस ऐप के बारे में जाने और समझे कि किस तरीके से जो लोग मेंटल हेल्थ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं या वो नहीं समझ पा रहे हैं कि अब करना क्या है, तो ये ऐप कैसे उनको हेल्प कर पाएगा। जी मेघा, हमारी एक ऐप आ रही है कनेक्टेड माइंड्स, और मैंने ये शुरू भी इसलिए किया क्योंकि जब मैं उस फेज़ में थी, मुझे सबसे बड़ी कमी क्या लगी, मुझे ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है, कहाँ जाना है, किससे हेल्प मिलेगी, है ना, या मेरी तरह और लोग भी हैं क्या जो ऐसे सफ़र करते हैं। ये सारे सवाल थे, बस उन्हीं सबके सवाल इस ऐप में हैं। तो यहाँ पर मेरे जैसे लोग होंगे, आपके जैसे साइकोलॉजिस्ट होंगे, साइकेट्रिस्ट होंगे, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होंगे, जो सब सर्टिफाइड होंगे। ये मैं बार बार बोलती हूँ कि सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स होना बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान, तो वो मेंटल हेल्थ में भी है। बिल्कुल। जब तक आप किसी एक्सपर्ट के पास नहीं पहुंच जाएंगे जो सर्टिफाइड हो, आप सही जगह नहीं पहुंचे हैं, तो सही हेल्प आपको वहाँ मिलेगी। हमने अभी शुरुआत में जब आपने कहा कि वोकैबुलरी नहीं है, हमारे पास मेंटल हेल्थ की कोई वोकैबुलरी नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक मेंटल हेल्थ वोकैबुलरी डेवलप कर पाएँ, जहाँ पर मैं समझ पाऊँ। मैं बहुत आजकल हम सब बहुत लूजली वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंग्जाइटी में हूँ, वो तो नार्सिसिस्ट है ना। बच्चे बड़े आराम से बोलते हैं कि मैं क्या करती मम्मा, या आप मुझे गैस लाइटिंग कर रही हैं। मतलब ये शब्द हमने बहुत लूजली ऐसे सोशल मीडिया पे थ्रो कर दिए, और अब हम उसको बड़े आराम से यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या है, उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्या हम उसको बिना क्लिनिकली डायग्नोसिस के यूज़ कर सकते हैं, वो सब आप वहाँ समझ पाएंगे। जनवरी एंड तक ये ऐप आ जाएगी। ओके। और वहाँ पर कोई भी उसमें रजिस्टर करके हेल्प ले सकता है। एक बार मुझे ऐप का नाम दोबारा बताएंगी। कनेक्टेड माइंड्स। कनेक्टेड माइंड्स, नाम बहुत थॉटफुल है। ओके, तो ऋतु, आज आप हमारे ऑफिस आई थी नो यू मोर के, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं उस बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी आपसे। बिल्कुल, तो एक्सपीरियंस ऐसा था, जैसे ही गेट खोला तो बहुत वाइब्रेंट था। मतलब जाते ही वो एक होता है ना लाइट, तो आपने जो वहाँ का डेकोर या एम्बियंस रखा है वो वाइट और वो पूरा लाइट मूड वाला, तो वो था, जिसके कारण आप वैसे ही जाते ही आपको एक एनर्जी फील होने लगती है, रिलैक्स प्लस एनर्जी, कि आप जाते रिलैक्स तो होते हैं। जनरली हम बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज में जाते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं, इतनी लाइट्स होती है कि आपको जाते ही पहले तो लगता है कि मतलब मैं कहाँ आ गई हूँ कि मतलब मैं रैंप वॉक करने वाली हूँ क्या यहाँ। तो वो नहीं था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, जो वही मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। शायद आपने बहुत थॉटफुली उसको किया है, और जो वहाँ छोटे छोटे आपने वो लिखे हुए हैं, जो हम चाहते हैं सब चीज़ें करें, कि मैं चाहती हूँ मैं कॉन्फिडेंट बनूँ, मैं अपनी चीज़ें बोल पाऊँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, या जो हमारी पर्सनैलिटी के ट्रेट होने चाहिए अपने वहाँ लिखे हुए हैं। तो मुझे वो सब बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से आपकी पूरी टीम ने वेलकम किया या आपने वेलकम किया, वो बहुत इनकरेजिंग। ठीक है, वहाँ पर हमारी एक वेंचर की लाइन है, खुद की मुलाकात खुद से। तो क्या आप एज अ लेमैन इस लाइन से कनेक्ट कर पाती हैं? बिल्कुल, अब जर्नी वही है। शायद 6 साल पहले नहीं करती थी, अब 6 साल के बाद यही है, क्योंकि उस दौर में ये समझ में आया कि अभी तो हम खुद को ही नहीं जानते हैं। तो एक्चुअली सारी लड़ाई यही है कि हमें खुद से मिलना है, और सब कुछ हमारे अंदर है। जो यूनिवर्स है ना, उस यूनिवर्स का सबसे छोटा और सबसे बड़ा सब हम ही है। जब आप अपने आप की वैल्यू नहीं कर पा रहे, जब आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इस सोसाइटी को कुछ नहीं दे सकते। और तो शुरुआत खुद से ही करनी है, मैंने ये इतने दिन में समझा, और वही है, खुद से मुलाकात हुई है अभी, और अभी समझने की कोशिश है। तो आज हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन हमारी ऑडियंस के साथ हम हमेशा इसी तरह से कनेक्टेड रहेंगे, और अब तो हमारे पास कनेक्टेड ऐप भी है।
तो हम उस ऐप के साथ भी कनेक्टेड रहेंगे, जिससे कि जो लोग अपनी मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके पास एटलीस्ट एक ऐसा नॉन जजमेंट स्पेस हो जहां पर वो खुलकर अपनी बात को रख सके और साथ ही साथ उसके सॉल्यूशंस भी ले पाएं। और बस एक लास्ट मैसेज जो अपनी ऑडियंस को मैं देना चाहती हूँ, आज के इस पॉडकास्ट के जितना भी हमने लोगों ने आज बात की दोनों ने, तो उससे मुझे जो सबसे अहम बात समझ में आई कि कहाँ पर अभी भी गैप है। तो गैप है शायद कि जब हम अपनी मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो फर्स्ट स्टेप लेना कि इसके बारे में आगे आइए और बात कीजिए। बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अब, लेकिन आपको ये ज़रूर समझना चाहिए कि बात किससे करनी है। तो हमेशा कोई भी ऐसा इंसान जो कि प्रोफेशनल हो, आपको जज ना करे, जहाँ पर आप सेफ एंड सिक्योर फील करें, वहाँ पर अप्रोच कीजिए। आप यकीन कीजिए कि जितना हेसिटेट आप कर रहे हैं उस पहले स्टेप को लेने के लिए, तो मे भी हो सकता है कि आप उस पहले स्टेप को लेने में काफ़ी हिचकिचाएं, लेकिन एक बार वो स्टेप लेने के बाद आपको तब समझ में आएगा कि शायद मैंने कितना सही कदम उठाया और ये कदम शायद मुझे पहले उठाना चाहिए था। और अगर कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि उनकी फैमिली में या उनके सराउंडिंग्स में कोई ऐसा है जो अपनी मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट उसको इतना कन्विंस करें कि वो एटलीस्ट जाकर एक प्रोफेशनल हेल्प ले पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मेघा, हम लोगों को ये लगता है हम क्यों मेंटल हेल्थ का ये पेंडेमिक की तरह आ चुका है और हम उसमें एंटर करेंगे क्योंकि हमें फील होता है हम आइसोलेटेड हैं। तो उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं हम हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगी, प्लीज़ इन गैजेट्स की दुनिया से बाहर आइए, थोड़ा सा समय ही सही अपने परिवार को, दोस्तों को, सबको दीजिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। शुरुआत वही पहले जो था, ह्यूमंस की सबसे बड़ी नीड ह्यूमंस ही रहेंगे और कुछ कोई भी गैजेट, कोई भी टेक्नोलॉजी उसका स्पेस नहीं ले सकती। तो अब के आसपास जो भी लोग हैं उनसे बात करिए, थोड़ा सा ही समय निकाल लीजिए, वहीं से शुरुआत करिए। धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा और जितना टाइम आप दूसरी चीज़ों में दे रहे हैं आप धीरे धीरे वहीं देने लगेंगे, तो आइसोलेशन खत्म होगा। और आइसोलेशन से जब आप बाहर आएंगे, सोशल आइसोलेशन में हम हैं, तो वहाँ से जब आप ह्यूमन कनेक्शन का एक सफ़र कवर कर लेंगे तो वापस से हम लोग ठीक होने लगेंगे। तो बस यही जर्नी है जो हमें आइसोलेशन से कनेक्शन तक लानी है। बिल्कुल। तो बार बार देखिए ऋतु ने कितनी स्मार्टली अपनी ऐप का नाम यूज करा है, कनेक्शन। तो इट इज लाइक कनेक्टेड, राइट। एंड एक चैंपियन भी कुछ था, मैंने कुछ पढ़ा था आपकी प्रोफाइल में। मेंटल हेल्थ चैंपियन बोलती हूँ मैं। हाँ। सर्वाइवर में अभी भी नेगेटिविटी वाला फील आता है क्योंकि मैं विक्टिम जैसा अपने आप को फील कर रही हूँ, जबकि बिल्कुल नहीं। ये फील किया मैंने, ये मैं उस दौर में गई, ठीक है, अब उससे मैं बाहर हूँ और बहुत खुल के, बहुत प्राउडली, बहुत कॉन्फिडेंटली मैं बोलती हूँ। मुझे कहने में कोई शर्म वो नहीं आपके है। फेस पर दिखाई देता है कि अब कैसा ग्रेस है। तो यूनिवर्स ने मुझे सेलेक्ट किया है और ये बहुत, मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत काम है जो मुझे मिल गया है, लाइफ कॉलिंग मिल गई है। तो मुझे कहने में बिल्कुल कोई शर्म, कोई गुरेज नहीं है कि मैं एक मेंटल हेल्थ सर्वाइवर रही हूँ, बट आज मैं मेंटल हेल्थ चैंपियन हूँ। सो आई थिंक चैंपियन बनना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और मेंटल हेल्थ चैंपियन से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इज सो पावरफुल। तो इसी के साथ आज हम ऋतु जी से इजाज़त लेना चाहेंगे और ऐसा उम्मीद करते हैं कि अब शायद लोग अपनी मेंटल हेल्थ की ओर काफ़ी अवेयर हो और इसके लिए सही स्टेप्स लेना शुरू करें। थैंक यू सो मच मेघा। थैंक यू। ऐसे ही उम्मीद करती हूँ फिर कभी, हाँ, जब ऐप आ जाएगी हम फिर बैठेंगे, बात करेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद।